इस वीडियो क्लास के माध्यम से कवर किया जाएगा बिहार के कला एवं संस्कृति को। यदि आप बीपीएससी एग्ज़ाम में पीटी का एग्ज़ाम देते हैं या मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फैक्ट वाले क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा जो कि सीधे सीधे पीटी वाले एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम, आपको एक बेस दे दिया जाएगा। अगर मेंस राइटिंग करना है तो आपको आपके पास अगर बेस होगा तो आप लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहले पटना कॉलेज पूछा जाता है कि पटना कॉलेज या पटना कलेक्ट्री किस शैली की बनी हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है हॉलैंड कृति की, यानी हॉलैंड शैली। पादरी की हवेली बांकीपुर चर्च किस शैली की बनी हुई है? यह गौथिक शैली की। तीसरा है मुख्य सचिवालय उच्च न्यायालय राजभवन किस शैली की बनी हुई है? तो यह है यूरोपीय शैली। नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है पटना संग्रहालय सुल्तान पैलेस किस शैली की बनी हुई है? यह हिंद इस्लामी शैली। इसके आगे मौर्य कला है, गुप्त कला है, पाल कला है, पटना कलम शैली है, मधुबनी शैली है, जादूपटिया चित्रकला है, मंजूषा शैली है, थंका चित्रकला है। तो इनको हम बारी बारी देखने वाले हैं। सबसे पहले मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे सीधी सी बात है, मौर्य काल में बिहार ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी भारत को मार्गदर्शन प्रदान किया। लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से ही बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य दिखाई देने लगते हैं। मौर्य काल में वास्तुकला और मूर्तिकला विकसित हुई। मतलब यहाँ पर यह है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध था वास्तुकला और मूर्तिकला। और यहाँ पर कुछ और जैसे एग्जाम्पल में लिखना होगा आपको, तो अशोक के स्तंभ, उन पर जानवरों की आकृतियाँ और खुदाई का काम इस कला की अप्रतिम प्रमाण है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है, पत्थर पर पॉलिश करके उसे चिकना बनाया गया। और ये चिकनाई ऐसे होती थी जैसे कि शीशे जैसी चमक, और शीशे जैसी चमक दूसरे काल में देखने को नहीं मिलती। और कुछ इसमें प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले, तो ऑप्शन इसमें देख लीजिएगा। रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ नटवा बैल यानी सांड ललित मुद्रा में प्राप्त हुआ। स्थान का नाम याद रखिएगा, रामपुरवा। मौर्य काल के नमूने राजगीर और गया के समीप बराबर की पहाड़ी में देखे जा सकते हैं। पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार से एक विशाल कच्छ के अवशेष मिले जिसमें 80 स्तंभ थे। पटना के समीप दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई जो कि वर्तमान में पटना संग्रहालय में है। अशोक की एकाश्म स्तंभ बिहार में लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, रामपुरवा, ये तीनों हैं पश्चिमी चंपारण में। और एक है बसाड़ वैशाली। अच्छा, एकाश्म क्या होता है? एकाश्म मतलब ये होता है जैसे एक पहाड़ है, इस पहाड़ को ही तराश करके, यानी एक ही पत्थर से तराश करके कोई मूर्ति बना दिया जाए, इसे कहते हैं एकाश्म। अब बात करेंगे हम गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गुप्त काल में वास्तुकला का विकास बड़े पैमाने पर हुआ जिसकी प्रेरणा सारनाथ के क्षेत्र के विकसित और मथुरा कला से प्रभावित मालूम होती है। भागलपुर के सुल्तानगंज से 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की ताम्र मूर्ति गुप्त काल की प्रारंभिक श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इस मूर्ति पर पारदर्शक वस्तुएं लगी हैं, मतलब पारदर्शक कह सकते हैं यहाँ पर वस्त्र जो शरीर से चिपके हुए हैं, ये इसकी खूबी है। वर्तमान में एक मूर्ति बर्मिंघम इंग्लैंड में रखी गई है। और एक और पॉइंट इसमें है, गुप्त काल इसमें गुप्त काल में बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक झलकता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति उत्कृष्ट उदाहरण है। और कुछ एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, नालंदा का विशाल मंदिर, बोध गया का ईंट से निर्मित महाबोधि मंदिर, तो बोध गया में क्या है, महाबोधि मंदिर। मांडलेश्वर का मंदिर जिसे मुंडेश्वरी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? ये कैमूर भभुआ जिले के कौरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको सीधे याद होने चाहिए। अब बात करेंगे हम पाल कला के बारे में। पाल कला में मुख्यतः आपको ये समझना है
कि पाल युगीन जो कला थी इसमें बेसाल्ट के पत्थर का इस्तेमाल किया गया और कांसे की मूर्तियाँ हैं शामिल। दो चीज़ें मुख्यतः इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, पाल युगीन कला में मूर्तियों के शरीर के अगले भाग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी कोई स्टैचू है, उसके जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस पर विशेष नक्काशी की जाती थी। और यह काले बेसाल्ट पत्थर और कांसे की मूर्ति, माफ कीजिएगा यहाँ पे कांसा लिखा हुआ है, कांसा कांसे की मूर्ति द्वारा निर्मित होती थी, जो मुंगेर जिले की पहाड़ी से प्राप्त की गई। नालंदा निवासी धीमन और उनके पुत्र वीरपाल, माफ कीजिएगा विटपाल, और इनके माध्यम से इन्होंने ये इस कला में महारत हासिल करते थे। और ये कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी की ये दो महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल, यहाँ पर देवपाल है, देवपाल के समकालीन थे। मतलब ये कहने का है कि धीमन और विटपाल दोनों 9वीं शताब्दी के दो महान पाल शासकों धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। और आगे एक और मुख्य फैक्ट पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नालंदा में मंदिर स्थल 13 से धातु गलाने की और उसे सांचे में डालने का प्रमाण मिलता है यहाँ से। पाल युगीन कला की मुख्यतः खूबी ये भी थी कि इनकी अधिकांश पांडुलिपियाँ ताड़पत्र पर लिखी जाती थी, और जिनमें अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञापरित, पंचरक्षा दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित हैं अभी भी। पाल युगीन चित्रकला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाले विभिन्न बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण है इसमें। तो ये चीज़ें फैक्ट को याद रखिएगा। अब आगे समझेंगे मध्यकालीन कला। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें वो चीज़ समझ लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया, जिनमें तुर्क, अफगान और मुगल शासकों की विशिष्ट देन स्थापत्य कला थी, है ना। और तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत है वो जानते ही होंगे आप, बिहार शरीफ में स्थित मलिक जानी या मलिक बयां का मकबरा, है ना। यहाँ देखते हैं, तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। 1617 ईस्वी में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मंदिर, माफ कीजिएगा यहाँ पर शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। यानी 1617 ईस्वी में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। मनेर में इनका मकबरा है ना। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की इमारतें गौतिक शैली को दर्शाती हैं। और एक और फैक्ट है इसमें, बख्तियार खान का मकबरा कहाँ पर है, तो यह चैनपुर में। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो यह है सासाराम। इसमें एक और फैक्ट समझ लीजिएगा ध्यान से कि जो मध्यकालीन कला थी इसके अंतर्गत लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। दो फैक्ट और समझ लीजिएगा। मखदूम शाह दौलत की समाधि मनेर में स्थित है, शिव मंदिर बैकुंठपुर में, और हरिश्चंद्र मंदिर रोहतासगढ़ में स्थित है। अब हम बात करेंगे पटना कलम शैली के बारे में। पटना कलम शैली के बारे में इतना समझ लीजिएगा कि इसका संबंध अकबर से है। मुगल साम्राज्यकालीन काल में इसका, ये कह सकते हैं हम कि मुगल कालीन साम्राज्य के टाइम पीरियड में ये काफ़ी उरूज पर था। उरूज का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो चित्रकार थे इनको आश्रय मिला था राजा का। और आश्रय का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि उनके पास वो सामान मिल जाते थे पेंटिंग करने वाले बहुमूल्य, जैसे कि हाथी के दांत, है ना। तो अब यहाँ पे ये समझिएगा कि मुगल काल के पतन के बाद चित्रकारों को सम्राट का प्रश्रय न मिला, और जिसके कारण चित्रकला का पलायन होना शुरू हो गया। अब ये होगा कि जितने भी चित्रकार होंगे जगह जगह निकलेंगे, और ये कह सकते हैं कि एक टाइप का पलायन होता है। और ये पलायन करके
राजधानी पाटलिपुत्र पहुंच जाते हैं, जो कि पटना आज के दौर में कहा जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग जगह पर ये चित्रकार बैठ जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं चित्रकारों का अड्डा। जैसे राजधानी के लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला और नित्यानंद का कुआं, यहाँ के आसपास में चित्रकारों का जमावड़ा होता था और धीरे धीरे यहाँ से पटना शैली की जन्म हुई, है ना। और एक और फैक्ट समझिएगा, मुगल कालीन सुविधाओं के साथ साथ क्या क्या सुविधा था, तो इस तरह समझिएगा। पक्षियों के बाल मिल जाते थे आसानी से इनको, और पंख मिल जाते थे, विभिन्न प्रकार के रंग मिलते थे, और हाथी के दांत मुख्यतः मिल जाते थे। लेकिन जब सम्राट का प्रश्न न मिला तो इन सब चीज़ों का अभाव दिखता है। तो अब क्या करेंगे, चित्रकार इन सब चीज़ों को त्याग करके जो उनके पास मौजूद होगा साधन, वो उनसे चित्रकारी करना शुरू कर देंगे। इसमें मुख्यतः जो कलाकार हैं वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं, और ये शुरू होता है 1760 से। अब देखते हैं फैक्ट। पटना कलम शैली वाटर कलर पर आधारित शैली है, जिसकी शुरुआत 1760 के आसपास मुगल सम्राट, मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई। मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दो कलाकार थे, एक थे नौहर, दूसरे थे मनोहर। अगला है 18वीं शताब्दी के मध्य में चित्रकला के तीन स्कूल थे, पहला मुगल, एंग्लो इंडियन और पहाड़ी। लेकिन पटना कलम ने इन सब के बीच में अपनी जगह तेजी से बना ली। इस शैली में ब्रश का यूज़ तस्वीर बनाने में किया जाता था। अधिकांश जो इसमें रंग होते थे भूरे गहरे होते थे, लाल हल्का होता था, माफ़ कीजिएगा, इसमें कलर अलग अलग होता था, जैसे कि गहरे भूरे, गहरे लाल और हल्का पीला कलर इस्तेमाल किया जाता था। इस चित्रकला शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली कहा जाता था। इसका रीज़न था क्योंकि इसके अंतर्गत अधिकांश पुरुष ही इसमें चित्रकार शामिल थे, इसलिए इसे पुरुषों की चित्रकला शैली कहा जाता है। तो प्रश्न आपके पास पीटी में पूछा जा सकता है कि किस चित्रकला को पुरुषों की चित्रकला शैली कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पटना कलम शैली। इसके अंतर्गत राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे। अब अगला देखेंगे फैक्ट। अब बात करेंगे मधुबनी चित्र शैली के बारे में। इसके अंतर्गत इससे पहले एक और फैक्ट समझ लीजिएगा पटना कलम शैली के बारे में, क्योंकि पूछा ये भी जा सकता है कि पटना कलम शैली में किस चीज़ का चित्र बनाया जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है, जो चित्रकार होते थे वो दैनिक जीवन पर, जो दैनिक जीवन के जो चित्र होते थे उनको रेखांकित करते थे। अब देखते हैं मधुबनी शैली, मधुबनी चित्र शैली। मधुबनी चित्र शैली का पहला शाख मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका से प्राप्त होती है। यह मूल रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। मधुबनी चित्र शैली मुख्यतः तीन प्रकार की है, पहला भित्ति चित्र, दूसरा अरिपन, तीसरा है पट्टचित्र। भित्ति चित्र को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है गोसनी, मतलब घर की सजावट करना। दूसरा है कोहबर, ये भी घर का सजावट है लेकिन इसका मतलब अलग है। जैसे गोशनी के बारे में बात करें तो गोशनी के अंदर ये होता था कि जो धार्मिक महत्व होते थे और धार्मिक पूजा हो गया तो उस वक्त देवी देवताओं का चित्रण किया जाता था। लेकिन जो इसके अंतर्गत कोहबर था, कोहबर मतलब ये होता था जब शादी वगैरह होता था घर में तो कामुकता वाले तस्वीरें बनाई जाती थी। और तीसरा है कोहबर के अंदर घर के अंदर कोनिया की सजावट।
कोनिया का मतलब यहाँ पर ये हो जाता था कि चारों तरफ घर के यक्षिणी यक्ष की प्रतिमा का चित्र बनाया जाता था। साथ ही साथ पेड़ पौधे पशु पक्षियों की चित्रकारी की जाती थी। यदि हम अरिपन के बारे में बात करें तो अरिपन के अंतर्गत एक और चीज़ समझ लीजिएगा। भित्ति चित्र के अंतर्गत इसमें कुछ चीज़ें खास खास प्रदर्शित की जाती थी, जैसे केला। अगर केला बनाया गया तो उसका मतलब क्या है? तो मतलब मांसलता का प्रतीक था। मछली अगर बना दिया जाए तो मछली का मतलब यहाँ हो जाता है कामोत्तेजना। और सिंह अगर बना दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता था शक्ति का प्रतीक। यदि तोता बना दिया जाए, तोता मतलब सुग्गा यहाँ पे नाम रखा जाता है, तो ये कामवाहक का प्रतीक के रूप में। हाथी और घोड़ा बना दिया जाए तो किसी भी चीज़ के बारे में ऐश्वर्य बताया जाता है, उसकी उपलब्धि के बारे में। अगर बांस बना दिया जाए तो इसका मतलब होता है वंश वृद्धि का प्रतीक है। कमल का पत्ता अगर बना दिया जाए इसमें तो इसमें ये बताया जाता है स्त्री प्रजननी प्रतीक है ना, प्रजनन के प्रतीक है ना, बच्चा देने वाला, मतलब ऐसे कह सकते हैं, मतलब बेबी बॉर्न ऐसे समझ सकते हैं। और अगर हंस और मयूर बना दिया जाए तो इसका मतलब ये होता था शांति के प्रतीक के रूप में। सूर्य चंद्रमा बना दिया जाए इसका मतलब हो जाता था किसी व्यक्ति के दीर्घ जीवन की कल्पना के प्रतीक के रूप में। अगर अब बात करें अरिपन, अरिपन चित्रकला शैली में के अंतर्गत भूमि चित्रण किया जाता था। इसका अर्थ ये है कि बंगाल में अल्पना में देखा होगा आपने, जब कोई त्यौहार आता है तो घर के बाहर घर के अंदर अल्पना बनाया जाता है, तो इस तरह से आंगन की चौखट पे बनाया जाता है। तो ऐसे चित्र बनाए जाते हैं इसमें, है ना। इसमें मनुष्यों का बनाया जाता है, पशु पक्षियों का, फूल पेड़, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। और मोस्टली तुलसी का पूजा आपको पता होगा, विवाह उत्सव होते हैं तो उसके अंतर्गत भी अरिपन की जो चित्रकला है की जाती है। यदि बात करें पट्टचित्र के बारे में तो पट्टचित्र के अंतर्गत मुख्यतः छोटे छोटे कपड़े होते थे। कपड़ों को जोड़ करके या कागज को जोड़ करके चित्र बनाई जाती थी। यदि मधुबन शैली की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके अंतर्गत सांकेतिक चित्रों का प्रदर्शन किया जाता था। मतलब यहाँ पर यह है, किसी मनुष्य का चित्र बनाना है तो बस मनुष्य जैसा होना चाहिए तस्वीर, वो मनुष्य माना जाएगा। अगर किसी पशु पक्षी का बनाना है तो वो पक्षियों जैसा होना चाहिए, हूबहू वैसा शकल नहीं होता है ना। तो सांकेतिक पे बल दिया जाता है, सीधी सी बात ना समझ लीजिएगा। और ऐसे जो चित्र होते हैं मोस्टली दीवारों पे बनाए जाते हैं, लेकिन अब कपड़ों पे और कागज़ों पे भी बनाया जाता है। और इसके अंतर्गत अंगुलियों का इस्तेमाल किया जाता है, बांस की कूची का इस्तेमाल किया जाता है ना। और रंगों में महत्वपूर्ण होता है हरा, लाल, नीला, काला, केसरिया, नारंगी और बैगनी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिए, पहले लोग, अब तो आर्टिफिशियल रंग मिल रहा है, कलर मिल रहा है, इसका इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन प्राकृतिक कलर का भी इस्तेमाल किया जाता था। जिनमें अगर काला रंग बनाना है तो काजल और जौ जला करके बनाया जाता था। अगर अगर पीला रंग चाहिए तो इसमें चूना और बेर के पत्तों का दूध मिलाया जाता था, जिससे का पीला रंग आ जाता था। अगर नारंगी रंग चाहिए तो पलाश के फूल से बनाए जाते थे। लाल रंग बनाना होता था तो कुसुम के फूल और शहतूत के फूलों से बनाया जाता था। हरा रंग बनाने के लिए सीम के बीज का इस्तेमाल किया जाता था, यानी सीम के बीज का। सफ़ेद रंग अगर बनाना हो तो चावल और उड़द की दाल से बनाया जाता था। तो ये प्राकृतिक कलर थे। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में किस केंद्रीय मंत्री का योगदान है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ललित नारायण मिश्र। और इस शैली को, मधुबनी कला शैली को, महिलाओं की
चित्रकला शैली कहा जाता है। जैसे पटना कलम को पुरुषों की चित्रकला शैली कहा गया, ठीक वैसे ही मधुबनी कला चित्र शैली को महिलाओं की चित्रकारी कहा जाता था, क्योंकि इसमें मोस्टली 95% लगभग महिलाएं इसमें कार्य करती हैं। हाल ही के दिनों में मधुबनी पेंटिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जयंती जनता एक्सप्रेस में, इसके रेलगाड़ी के डब्बों में और राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर, पटना रेलवे स्टेशन पर, पटना गंगा रिवर फ्रंट पे और मधुबनी के जो रेलवे स्टेशन है उन सब पे मधुबनी पेंटिंग लगाए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मधुबनी शैली को एक एक अलग पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक समझेंगे इसमें, जादू पाटिया चित्रकला। ये क्या चीज़ है? ये मुख्यतः संथाल समाज, आदिवासी समाज का एक मिथक पर आधारित है। इसे कहते हैं लोक शैली, और ये भारत की प्राचीन चित्रकला परंपरा से प्रेरित है। इन चित्रों को बनाने वाली जो संथाली भाषा होती है उन्हें कहते हैं जादू। चित्र की यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो लोकप्रियता है वो समाप्त होती जा रही है। इस चित्रकला की जो इस प्रकार की जो चित्रकला होती है वो छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों पे को जोड़ के बनाई जाती हैं। यह चित्रकला संथाल समाज के मिथक पर आधारित एक लोक शैली, जैसा कि मैंने पीछे बताया। और मोस्टली इसमें 15 से 20 फीट के जो कपड़े होते थे उन पर 4 से 16 चित्र निर्मित किए जाते थे, जिसके अंतर्गत लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग प्रयुक्त किया जाता था। अब अगला देखेंगे हम मंजूषा शैली। मंजूषा शैली की जो मुख्य विशेषता है वह यह है कि ये सनई की लकड़ियों से और इसके अंग से बनाई जाती थी, है ना। तो यहाँ सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर विहार के भागलपुर क्षेत्र के अंग से संबंधित है। इस शैली में पात्रों का मात्र बायां भाग ही चित्रित किया जाता है, मतलब जैसे कि अगर कोई मनुष्य है तो इसका बायां भाग ही दिखाया जाएगा, है ना। ये इसकी विशेषता है। इस शैली की प्रमुख चित्रकार श्रीमती चक्रवर्ती देवी हैं। इस शैली के चित्रों को विक्रमशिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में चित्रित किया गया है। इसके बाद हम समझेंगे थंका चित्रकला। ये एक मैंने एक फ़ोटो लिया है, इसको देख लीजिए। ये थंका चित्र शैली है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये तिब्बती चित्र शैली है, इसको समझ लीजिएगा। जो थंका चित्र शैली है ये तिब्बती शैली है। इसमें मोस्टली बुद्ध की कह सकते हैं कि यह बुद्ध की एक शैली, चित्रकला शैली कह सकते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बुद्ध की एक चित्रकला शैली है, ऐसे समझ सकते हैं, जो बिहार में भी फेमस हुई तिब्बत से आकर के। इसके साथ ही साथ आगे समझेंगे हम एक और कला है जिसे कहते हैं सांझी कला शैली। सांझी कला शैली ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ये भी एक चित्रकला शैली है। तो ये रहा वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।